हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्मृति ग्रंथ क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे स्मृति ग्रंथ है, इसका और एक नाम हम लोग ले सकते हैं धर्मशास्त्र। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि स्मृति ग्रंथ क्या है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आप स्मृति ग्रंथ से क्या समझते हैं तो आप उसका कैसे आंसर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं। आज हम लोग स्मृति ग्रंथ के बारे में जानेंगे। स्मृति ग्रंथ या फिर धर्मशास्त्र दोनों एक ही है। भारतीय इतिहास में मतलब कि इंडियन हिस्ट्री में ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी से लेकर मध्यकाल तक विभिन्न स्मृति ग्रंथों का लेखन हुआ। मतलब कि इंडियन हिस्ट्री भारतीय इतिहास में ईसा पूर्व द्वितीय मतलब ईसा के जन्म से 200 साल पहले 200 ईसा पूर्व से लेकर 700 ईस्वी। यहाँ पे फ्रेंड्स ईसा पूर्व और ईस्वी में ध्यान दीजिएगा। तो 200 ईसा पूर्व से लेकर 700 मतलब मध्यकाल हम लोग 700 ईस्वी तक मानते हैं, तक विभिन्न ग्रंथों का मतलब विभिन्न स्मृति ग्रंथों का लेखन हुआ। मतलब इस दौरान 200 से 700 के बीच में ही स्मृति ग्रंथों का लेखन हुआ, लिखा गया। इसकी संख्या विभिन्न ग्रंथों में अलग अलग मिलती है। मतलब कि 200 ईसा पूर्व से 700 ईस्वी तक का जो लंबा अंतराल है उसमें बहुत सारे और भी ग्रंथ लिखे गए। तो उनमें इनकी संख्या मतलब कि इनकी संख्या विभिन्न ग्रंथों में मतलब उन छोटे छोटे या छोटे बड़े जितने भी ग्रंथ हैं उनमें अलग अलग मिलती है। मतलब एक समान एक ही अनुपात में नहीं मिलता है इनका वर्णन। पद्म पुराण ऐसे ही एक ग्रंथ है पद्म पुराण। इसमें इसकी संख्या 36, वृद्ध गौतम में 56 तथा वीर मित्रोदय में 57 दी गई है। मतलब कि यहाँ पे 36 श्लोक मिले हैं पद्म पुराण में, वृद्ध गौतम में 56 तथा वीर मित्रोदय में 57 मतलब श्लोक मिले हैं स्मृति ग्रंथ से संबंधित। कुछ प्रमुख स्मृतियाँ इस प्रकार हैं। मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, विष्णु स्मृति, कात्यायन स्मृति, बृहस्पति स्मृति, पराशर स्मृति, गौतम स्मृति, वशिष्ठ स्मृति, नारद स्मृति, देवल स्मृति आदि। यहाँ पे ये सारे जो जितने भी नाम हैं वो स्मृतियाँ हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं ना कि मनु ने कहा मतलब कि मनु स्मृति ने मतलब मनु ने अपनी जो लेखन कार्य किया स्मृति लिखी उसमें मनु ने जो कहा उसके बारे में हम लोग जानते हैं, इसलिए उसके बारे में लिखा जाता है मनु ने कहा। मतलब मनु स्मृति में मनु ने लिखा, मनु ने कहा। उसी प्रकार याज्ञवल्क्य का भी स्मृति है। तो फ्रेंड्स ये जितने भी है 10 वो स्मृति ग्रंथ है। उपयुक्त स्मृतियों में मनु स्मृति सबसे प्राचीन तथा प्रामाणिक है। इसकी रचना सुंग काल ईसा पूर्व द्वितीय सदी के लगभग हुई थी। मतलब कि उपयुक्त यहाँ पे जितने भी स्मृति हैं उनमें मनु स्मृति सबसे प्राचीन और प्रामाणिक है। मतलब कि सबसे पुराना, इन सब में से सबसे पुराना मनु स्मृति को माना गया है। और इसकी जो रचना है वो सुंग काल में माना गया है, ईसा पूर्व द्वितीय सदी या फिर शताब्दी, दोनों एक ही है। सुंग काल हम लोग देखते हैं मौर्य काल के बाद जस्ट सुंग काल आरंभ होता है। तो ये सुंग काल में लिखी गई मनुस्मृति। अधिकांश स्मृतियाँ इसी को परिवर्तित करके लिखी गई। मतलब कि मनु स्मृति है ना वो ऑथेंटिकल मतलब सबसे प्राचीन माना गया। उसी के बेसिस पे और भी स्मृति का मतलब लेखन कार्य किया गया। मतलब कि इसको ऑथेंटिक मानकर, इसको प्राचीन मानकर, इसको प्रमाणिक मानकर इसके आधार पर और भी स्मृति ग्रंथों की रचना की गई। इस लाइन में यही बताया जा रहा है। याज्ञवल्क्य, विष्णु, नारद, बृहस्पति आदि की स्मृतियों में मनु का प्रमाण दिया गया है। मतलब कि यहाँ पे वही बात बताई गई है कि मनु स्मृति के बेसिस पे ही याज्ञवल्क्य, विष्णु, नारद, बृहस्पति आदि स्मृतियों की रचना की गई है। ये शब्द गुप्त काल
की रचनाएं हैं। मतलब कि हम लोग देखते हैं हर्षवर्धन से पहले हम लोग का गुप्त काल स्टार्ट होता है, जिसमें चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त ये सब होते हैं। तो इनका जो काल है 240 से स्टार्ट होता है और 550 तक ख़त्म होता है। तो ये जो है ये याज्ञवल्क्य, विष्णु, नारद, बृहस्पति ये सब 5वीं शताब्दी में लिखी गई, उसकी रचना की गई। विष्णु स्मृति के अतिरिक्त शेष स्मृतियाँ श्लोकों में लिखी गई है तथा इनकी भाषा लौकिक संस्कृति है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि विष्णु जो स्मृति है इसके अलावा जितने भी याज्ञवल्क्य, ये नारद, बृहस्पति ये सभी श्लोकों में लिखी गई है और इनकी भाषा लौकिक संस्कृत है। मतलब कि ये प्राचीन संस्कृत भाषा में लिखी गई है। फ्रेंड्स, हम लोगों को ये जानना होगा कि हमारा जो भाषा है ना वो मॉडर्नाइज होते होते आजकल बहुत काफ़ी कुछ बदल गया है। तो उसी प्रकार संस्कृत जो है एक प्राचीन काल का संस्कृत थोड़ा अलग होता है और अभी का संस्कृत अलग होता है। तो ये नहीं सोचना है कि जो पहले था वो अभी भी आ रहा है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं बहुत लंबा दौर, बहुत लंबा समय बीत जाता है। तो ऐसे में भाषा एक तरह से बदल जाता है। तो एक हम लोग मानते हैं कि एक प्राचीन संस्कृत है और एक मॉडर्नाइज मतलब आज के युग की संस्कृत है। हाँ, दोनों में समानता हो सकती है, लेकिन हम लोग ये नहीं कह सकते कि दोनों एक ही हैं। तो इस बात का हम लोग खास ख्याल रखेंगे। मनु, याज्ञवल्क्य आदि की स्मृतियों पर कालांतर में महत्वपूर्ण भाष्य लिखे गए। मतलब कि मनु, याज्ञवल्क्य ये जो स्मृतिकार थे, इनकी जो स्मृति थी उन पर भाष्य लिखे गए। मतलब भाष्य मतलब एक विस्तृत व्याख्या की गई। मनु के प्रसिद्ध भाष्यकार मेधातिथि, गोविंदराज तथा कुल्लुक भट्ट है। मनु स्मृति मतलब इसके जो प्रसिद्ध उनकी जो मनु स्मृति के जो भी वर्णनकार या फिर व्याख्या करने वाला जो भी था उनमें थे मेधातिथि, गोविंदराज तथा कुल्लुक भट्ट। याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार विश्वरूप, विज्ञानेश्वर, अपरार्क आदि हैं। मतलब कि एक तो मनु स्मृति हो गई जिसने मनु ने लिखी, एक याज्ञवल्क्य थे जिन्होंने याज्ञवल्क्य स्मृति की रचना की। तो अब याज्ञवल्क्य का भी जो विस्तृत लेखन कर रहे हैं उसमें से हैं विश्वरूप, विज्ञानेश्वर, अपरार्क आदि। भारतीय इतिहास के अध्ययन की दृष्टि से स्मृतियों की उपयोगिता अधिक है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि इंडियन हिस्ट्री के स्टडी में स्मृतियों का एक विशेष इम्पोर्टेंट स्थान है। ये अपने काल के राज शासन, धर्म, सामाजिक, आर्थिक, परंपरा, आचार विचार आदि की व्यापक विवेचना करती है। मतलब कि जो स्मृति ग्रंथ लिखी गई उसमें धर्म, सामाजिक, आर्थिक, राज शासन मतलब राजा का शासन कैसा था, उनका आचार विचार, परंपरा, उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। तो इंडियन हिस्ट्री के बारे में हम लोग स्मृति से भी जान सकते हैं, इसलिए इसका अध्ययन जरूरी है। मनु स्मृति द्वारा हिंदू धर्म एवं सामाजिक परंपराओं का जो स्वरूप निर्धारित हुआ वह आज तक मान्य है। मतलब कि मनुस्मृति में जिसमें मनु ने अपने स्मृति में लिखा, अपने जो बुक है उसमें जो भी कुछ लिखा वो आज भी कहीं ना कहीं उसके छोटे बड़े अंश हिंदू समाज में देखने को मिलते हैं। इस वाक्य में यही बताया जा रहा है। इसे पवित्र एवं सम्मानित स्वीकार किया जाता है। मतलब जो स्मृति ग्रंथ होते हैं उन्हें पवित्र और सम्मानित मतलब एक तरह से ऑथेंटिकल, एक तरह से प्रमाणिक माना जाता है। समाज में सुव्यवस्था स्थापित करने के लिए इसके द्वारा जो विधान प्रस्तुत किए हैं वे निसंदेह उच्च कोटि के हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग देखेंगे या फिर समझने का प्रयास करेंगे कि हो सकता है कि बहुत जगह हम लोग देखते हैं कि हिंदुओं में भेदभाव या फिर ब्राह्मण क्षत्रिय इसमें थोड़ा बहुत फ़र्क मिलता है।
लेकिन भी इन सब के बावजूद अगर हम कुछ मेन बात की ओर देखें, जैसे कि आर्थिक सामाजिक स्थिति, तो ये उनकी एक उपलब्धि है, उनकी जो एक विशेष नीति के तहत इसका संचालन किया गया। तो एक पक्ष माना जा सकता है कि एक पक्ष भले ही थोड़ा बहुत नेगेटिव पॉइंट में हो, लेकिन दूसरा पक्ष बहुत ही उन्नति पॉइंट ऑफ व्यू में रहा हो, उन्नति हो, विकास विकसित रहा हो। इसलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि समाज में सुव्यवस्था करने के लिए इसके द्वारा जो विधान, मतलब कि जो भी नियम कानून बनाए गए, वो निस्संदेह उच्च कोटि के हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं कि अपवाद सब जगह होते हैं। हो सकता है कभी कभी मनु ने स्त्रियों के बारे में बहुत कुछ कहा है कि ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए, लेकिन वो समाज के दायरे में रहकर समाज में सभी लोगों के हित के बारे में, तो जब मनु ने अपने इस कथन का मतलब विधान दिया, नियम दिया, उस समय समाज की स्थिति क्या थी उसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं समाज सुव्यवस्था थी। तो ऐसा हो सकता है कि कोई कुछ नेगेटिविटी के चलते उन्होंने ऐसा कुछ कहा हो, तो थोड़ा बहुत ऊंच नीच मिलता है, लेकिन हम लोग इसको उच्च कोटि का ही मानेंगे, क्योंकि इसमें बहुत कुछ आर्थिक सामाजिक के बारे में विस्तृत विवरण मिलता है प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में। हिंदू धर्म एवं संस्कृति को सुरक्षित रखने का महत्वपूर्ण कार्य स्मृतिकारों ने किया। यहाँ पर फ्रेंड्स यही बात बताया जा रहा है कि हिंदू धर्म, मतलब कि जो भी धर्म थी, जो भी संस्कृति थी, उनको सुरक्षित करने में, मतलब उसको सुरक्षित रखने में या फिर सुरक्षित करने में इन स्मृतिकारों का बहुत बड़ा योगदान था, या फिर यूँ कहें इनका बहुत ही महत्व था, क्योंकि इनकी जो रचना थी, उनके लेखन के कारण ही, मतलब देखिए अगर हम लोग बात करें मनुस्मृति की, तो जब भी कोई इसके बाद का आ रहा है स्मृतिकार, वो मनुस्मृति को प्रमाणिक मान के लेते आ रहा है। तो इस प्रकार इसने हिंदू धर्म और संस्कृति को सुरक्षित रखा, इनके लेखन कार्य ने। स्मृतियों के साथ साथ उनकी टीकाएं भी प्राचीन काल के सामाजिक जीवन का विशद विवेचना करती है। मतलब कि स्मृति तो प्राचीन काल के रीति रिवाज, धर्म, संस्कृति के बारे में बता ही रही है, लेकिन उसके जो संदर्भ में उसको प्रमाणिक मानकर, मतलब कि स्मृति ग्रंथ को प्रमाणिक मानकर और भी जो ग्रंथ लिखे गए हैं उन्हें अब टीका भी कहा जाता है। तो ये टीका जो है प्राचीन काल के सामाजिक जीवन पर विशद विवेचना करती है। मतलब प्राचीन काल के जो समाज थे, सामाजिक जीवन था, उसके बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करती है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग ये इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जैसे एक होता है ना NCERT, जिसको हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट, ऐसा होता भी है कि NCERT को समझने में बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है, लेकिन उसी के बेसिस पर अगर दूसरा बुक को वो पढ़े तो वो समझ जाते हैं। तो ठीक यहाँ पे उसी प्रकार का कार्य किया जा रहा है। स्मृति ग्रंथ को बहुत कोई नहीं समझ पा रहा था, बहुत कोई से गलती हो रही थी, तो ऐसे में बहुत सारी टीकाएं लिखी गई। तो उसके आधार पर भी हम लोग, जैसे कि NCERT के बेस पर उससे दूसरे बुक्स से समझ में आया, उसी प्रकार जब टीकाएं की रचना हुई, तो टीका भी तो वही बात को बताएगा ना जो स्मृति ग्रंथ में बताया जा रहा है। तो टीका भी इस प्रकार से हम लोगों को मदद कर रही है कि प्राचीन काल में समाज कैसी थी। तो यहाँ पर यही बात बताया जा रहा है कि टीकाएं भी प्राचीन काल के सामाजिक जीवन का विशद विवेचना करती थी, विस्तार से हमें बताती थी प्राचीन काल के सामाजिक जीवन के बारे में। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप कि आपको स्मृति ग्रंथ समझ में आया हो, और ये जो टॉपिक्स हैं ये मैंने बुक्स से लेकर पढ़ाया है, और अगर इनमें कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।